This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिन दहाड़े बैंक लूट का प्रयास, कर्मी की तत्परता से भागे लुटेरे, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में गायब हुई लड़की, परिजनों ने दूसरे धर्म के युवक पर अपहरण का लगाया आरोप। लड़की ने और वीडियो जारी कर बताया सच। और बाइक मिस्त्री की मौत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हत्या के दावे पर उठे सवाल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। 3 नकाबपोश बदमाश पल्सर 220 बाइक पर सवार होकर बैंक पहुंचे और जैसे ही अंदर जाने लगे, गार्ड ने उन्हें रोका। इस पर बदमाशों ने पिस्टल तान दी और जबरदस्ती बैंक में घुस गए। बैंक में घुसते ही बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए पिस्टल लहराई और कैशियर, मैनेजर और ग्राहकों को जान से मारने की धमकी दी। एक बदमाश कैश काउंटर के पास गया, लेकिन रुपए नहीं मिलने पर कैशियर से जबरन पैसे निकलवाने की कोशिश की। कैशियर ने सूझबूझ दिखाते हुए बताया कि पैसे वॉल्ट में हैं, जिसे खोलने के लिए 2 चाबियों की ज़रूरत होगी। इनमें से एक चाबी मैनेजर के पास थी, जो ड्यूटी पर नहीं आए थे। इसी दौरान बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर बदमाश घबरा गए और बैंक से भागने लगे। जाते जाते उन्होंने बैंक के सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि उनकी पहचान न हो सके। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को भागने की दिशा में नाकाबंदी कर दी। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये लगभग 11 बजे की घटना है। 3 अपराधी आए हुए थे, तीनों मास्क लगाए हुए हैं। तो मास्क लगाए रखने पे हमारे चौकीदार साहब या मेरे मैसेंजर को डाउट हुआ था पहले से ही, बुलाया तो बाहर ही से वो बोले कि वो मास्क हटा के अंदर आइए, ठीक है ना। तो क्या किया कि बाहर से ही पूरा पिस्टल निकाल के तीनों आदमी के पास निकाल के इन लोगों को धक्का दिया, अंदर आए और हम लोगों को तान दिए। फिर आके गेट ये सब तोड़ रहा था एक आदमी, 2 आदमी पिस्टल लेके कस्टमर को और हम लोग पे रखा हुआ था और एक आदमी पूरा कैश काउंटर में जाके वो कैश देखने लगा। कैश अभी नहीं निकला हुआ था, तो वो नहीं मिला। तो फिर कैशियर साहब से पूछा गया कि अपराधी पूछा कि कहाँ है, कैश नहीं है यहाँ पे। तो बोले कि अभी नहीं, वोल्ट में रखा था। बोले ठीक है, वोल्ट कहाँ है? तो बोले कि अंदर है। बोले ठीक है, इसका चाबी कहाँ है? वो अपना दिखाने ले गए कैशियर साहब, तो ये बोल दिए कि 2 चाबी से खुलता है, ठीक है ना। तो एक चाबी है, एक चाबी यहाँ है, एक चाबी मैनेजर साहब के पास। फिर मेरे पास आया, बोला कि चाबी कहाँ है? तो बोल दिए कि मैनेजर साहब अभी नहीं है, फील्ड गए हैं, वो आएंगे तभी चाबी मिल पाएगा। तो देखा कि अब मतलब नहीं काम बनेगा, तो फिर कैमरा ये सब तोड़ के कैश वगैरह लूट नहीं क्षति कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कोई किसी के साथ मारपीट या कुछ? नहीं, कुछ गाली गलौज किया था, तोड़-फोड़ किया गया। तोड़-फोड़ किया गया। लगभग अपराधी कितने उम्र के रहे होंगे? 25 साल के नीचे गए। अरे किस दिशा में भागे हैं जब यहाँ से निकले? ये आपको इस रूट से आए थे, इधर से आए थे और फिर पल्सर बलराज की तरफ भागे। हाँ, फिर इधर। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एक युवक एक नाबालिग लड़की को उसके घर से देर रात में उठाकर ले गया। अब वह लड़की वीडियो जारी कर रही है कि वह अपनी खुशी से उस युवक के साथ है। इस वीडियो में वह किसी की आंखों के इशारे से सब कुछ बोल रही है। यह बात साफ दिख रही है। दूसरी तरफ लड़की की दादी ने दूसरे धर्म की कसाई
बिरादरी के युवक का नाम लेते हुए फरियाद लगाई है कि उसकी पोती को कसाई से बचाया जाए। वह या तो मार डालेगा या बेच देगा। पिता ने बेचने के लिए अपहरण किए जाने की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है और लड़की की तलाश में जुट गई है। हम अपनी मर्जी से आए हैं, हम उससे शादी करना चाहते हैं, बस हम उसके साथ खुश हैं। प्लीज़ आप लोग किसी भी केस मत कीजिएगा, ना मेरे फैमिली पे ना उसकी फैमिली पे। हम दोनों खुश, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, बस हम अपनी मर्जी से आए, हम खुश हैं। 22 तारीख के रात में 2 बजे आज़ाद नाम का लड़का है मेरे घर से, वो लड़की को 2 बजे रात में फ़ोन किया, फ़ोन करके के भगा के ले गया। हम लोग के मालूम चला 2:30 बजे जब बेटा उठा, हमको जाके ऊपर एगो रूम है, वहाँ बोला कि दीदी ना आए, फिर ओकनी तक खोजना शुरू की। बिहान वेला पता चला तो पूरा कन्फर्म हुआ कि उसका बनोई इधर मंडी में रहता है, कसई मंडी में, टुन करके नाम है उसका, उसी का साला है। फिर उसका खोज उज करके फिर थाना में गए हम। 24 तारीख के FIR की है और 24 हो 27 हो गया, अभी तक थानों में जा रहे हैं। एगो मोबाइल भी टेस्ट हुआ है, तब पटना के बताया मैडम जी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो हमको एड्रेस नहीं मालूम है, खुला बंद हो रहा है। जब पूरा मालूम हो जाएगा तब आगे कोई काम करेंगे। हाँ जी, 24 तारीख को। एगो उनके बनोई पर हुआ है, एगो लड़का है इधर मुनफर पर रहता है, क्या नाम है? राजा नाम है। और उसके लगुन भी कोई न गया, वो भी देख रहे घूम रहा है। 3 जहिया मेरा बेटी गायब हो गया तो वो भी गायब हो गया था। अब वो कल के डेट में आया हुआ था, उसके लगुन हम देवो किए तो बोला हम बाहर गए थे काम करने, हम नहीं जानते। अब उसका दोस्त है लड़का बाकी। क्या समझा है? हमरा वही राजा ले गया, राजा भी इसमें मिला हुआ है, आजाद का घर लेकर के भगाई हुआ है। वो तो वीडियो या उसका क्या होता है? आजाद हम लोग तो उसको जान रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वाली बात है, मोहम्मद मुस्लिम करके है, तो हिंदू मेरा तब न जाते कुछ लोग तो जल्दी। घर जानते हैं? घर तो उसका बनोई के जानते हैं, लेकिन उसका ऐसे अपना घर हुआ वैशाली, जो लड़का का नाम है आजाद का घर वैशाली। अभी चीज पुलिस के तो इतना सब खबर दे दिए, लेकिन कुछ वो है एकदम खाली वीडियो भेजा है बना करके उसके बयान वाला, रात में गायब हुआ। फिर वीडियो में बोल रही है कि हाँ केस उस नहीं कीजिएगा, हम अपना मर्जी से आए ना आए। उसका तो खट डरा करके आँख चमका रहा है, ना कर रहा, पूरा आदमी कर रहा है कि नहीं, तो खड़ा हो करके काम कर रहा है। मेरा नाम पप्पू शाह हो गया। सुतले रहलक 2 बजे रात के, हमरा नींद पड़ गेल, हम न जल्दी आ ओकरा बाद हमर ननकी पोता उठल तो देखैया कि न है खुशबू, आ चारू ओरी खोजै छी त मिलबे न करैया। कहाँ चल गए से कोई पता। अजान नाम के लड़का ले गेल है। आ एगो राजा है से अबैत रहलक, ओकरा गाड़ी उड़ी बकैत रहली तैयो अबते रहलक है। आ ए बेर ओकरा दूरा पर गेलिए त धक्का मार के निकाल देलक है कि भागिया से हमरा कोई मतलब नहीं। आ घरे घूमे थे, पुलिस के कैसी पकड़ेला, पुलिस यहाँ फाइल कर दिया 4 दिन से तो अबे न करैया पुलिस। हमरा खाली लड़की के चाहिए, लड़की के जीवन बर्बाद है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली नाका रोड में किराए के मकान में रहने वाले बाइक मिस्त्री रहमत रजा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसकी मां रिजवाना खातून ने बाइक रिपेयरिंग दुकानदार व उसके 3 स्टाफ पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था। घटना छोटी कल्याणी चौक से सटे बीबी जान लेन की है। अब इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें हत्या के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया है। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि रहमत अपने 2 दोस्तों से बात करता है। बात करते करते अचानक वह सर के बल जमीन में गिर जाता है। इसके बाद उसके साथियों ने सामने वाले घर से पानी लाकर देता है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्तों ने उसे उठाकर घर पर ले जाते हैं। अस्पताल में रहमत की मौत हो जाती है। CCTV फुटेज सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि रहमत की हत्या नहीं की गई, बल्कि गिरने से उसकी मौत हुई है। हालांकि मृतक की मां रिजवाना खातून का कहना है कि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। इधर हिरासत में लिए गए मृतक रहमत के सभी दोस्तों को मिठनपुरा पुलिस ने थाने से मुक्त कर दिया है। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग की ASI सोनी महिवाल पर आखिरकार कार्रवाई हो गई। शराब तस्करों से मिली भगत और एक व्यक्ति को फंसाने की धमकी देने के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया।
विभागीय जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद यह सख्त कदम उठाया गया। मामला तब प्रकाश में आया जब एएसआई सोनी महिवाल का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। इस ऑडियो में वह दिलीप शाह नाम के व्यक्ति पर दबाव बनाती और उसे फंसाने की धमकी देती सुनाई दी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि वायरल ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज़ उन्हीं की थी। उन्होंने खुद भी इसे स्वीकार कर लिया। वहीं पीड़ित दिलीप शाह ने भी इसकी पुष्टि की। इस प्रमाण के आधार पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि एएसआई सोनी महिवाल शराब तस्करों के साथ मिली हुई थी और तस्करी को बढ़ावा देने में संलिप्त थी। यही नहीं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर कई मामलों को प्रभावित करने की कोशिश भी की थी। एक महिला पदाधिकारी सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध मुजफ्फरपुर में पदस्थापित श्रीमती सोनी महिवाल, इसके विरुद्ध एक ऑडियो वायरल हुआ था। जांच में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया था और हम लोगों ने जब जांच किया तो इस बात की पुष्टि हुई कि ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें एक सूचक, जैसा कि महिला एसआई बताती हैं, सूचक और सोनी महिवाल के बीच का ही ऑडियो था। वो सत्य पाया गया। उन्हीं दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसी का ऑडियो है। हालांकि इस जांच के क्रम में कुछ और बातें सामने आई कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वो पूर्व में शराब तस्कर भी रह चुके हैं। और एक टिप्पणी यहाँ के वरीय पदाधिकारी के बारे में भी अशोभनीय तरीके से किया गया, जिसके विरुद्ध सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध सोनी महिवाल पर कार्रवाई की गई है मुख्यालय से और उनको निलंबित कर दिया गया। गुरुवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मंच से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दार्शनिक अंदाज में बताया कि जिस दिन मानव खुद की पहचान का प्रयास करेगा और खुद की पहचान को आत्मसात कर लेगा, उस दिन उसे यह समझ आ जाएगा कि दूसरा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सुख की प्राप्ति आत्मज्ञान से ही संभव है, क्योंकि यही वह मूल मंत्र है जो अनेकता में एकता का रंग दिखलाता है। उन्होंने रोबोटिक सर्जरी को विज्ञान का चमत्कार बताया और कहा कि अब डॉक्टर कंप्यूटर पर बैठकर रोगी का उपचार करेंगे तो निश्चय ही यह विधि सुलभ और कम खर्चीली होगी, जो लोगों के लिए भले का काम है। अंदर विद्यमान है वही दूसरे के अंदर विद्यमान है। सामने से नजर आने वाली विभिन्नताएं, ये इसका हमारी संस्कृति हमें कहती है, इसका आदर करो, इसका सम्मान करो, ये एक नैसर्गिक कानून है। लेकिन अब इन आंखों से वो अनेकता देखी जाती है, लेकिन दिव्य चक्षु से, ज्ञान चक्षु से उस एकता को देखा जाता है जो इस अनेकता के पीछे छुपी हुई है, जो आत्मज्ञान में है। दुनिया में जो हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। क्योंकि जब हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, उसके लिए जो तप है वो करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, जिस दिन वो आत्मसात हो जाएगा उसी दिन हमें महसूस होगा कि यहाँ पे कोई भी दूसरा व्यक्ति दूसरा नहीं है। सर्जरी जब मशीन के हाथ लगाए, कंप्यूटर पर बैठकर जहाँ डॉक्टर मरीज की सर्जरी दूर से कर सकेंगे, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भी कम देर रुकना पड़ेगा, उनकी रिकवरी भी जल्दी होगी, जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा। कल वो हुआ है और मैंने कल भी वहां कहा कि ये बेशक पहली सुविधा है रोबोटिक सर्जरी के लिए, लेकिन वो दिन दूर नहीं
जब और बहुत अस्पतालों में, और मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा सत्यप्रकाश जी से कि जितनी जल्दी हो अपने यहाँ भी जो आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं हैं। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गुरुवार को मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान एक 60 वर्षीय विकलांग बुजुर्ग महिला ने उनसे मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाई। महिला ने बताया कि उन्होंने 3 साल तक एक मॉल में काम किया, लेकिन ठेकेदार उनका मेहनताना लेकर फरार हो गया, जिसके कारण उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वह भूमिहीन है और उनके पास रहने के लिए कोई छत तक नहीं है, जिसके चलते उन्हें सड़क पर जीवन बिताना पड़ रहा है। महिला की आपबीती सुनकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने तत्काल मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू को निर्देश दिया कि महिला की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। साथ ही उन्होंने बुजुर्ग महिला को आश्वासन दिया कि अगर उनकी समस्या का निवारण नहीं होता है तो वे उन्हें पत्र लिखें ताकि वह स्वयं इस मामले में उचित कार्रवाई कर सके। राज्यपाल ने महिला को अपना राज्य भवन का विजिटिंग कार्ड भी सौंपा, जिससे वह जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क कर सके। इस घटना से राज्यपाल की मानवीयता और जिम्मेदारी का परिचय मिलता है। राजपाल से ही मिले सर, घर है न दुआर है, तो मैं 3 साल काम कैली, ठेकेदार पैसा लेके भाग गेलक, 1 रुपया न देलक हमरा। रिजवान जी के सर ललित मिश्रा सर आया था, तो सर 2 लाख रुपया हमको दिया था, तो हमको हाथों नहीं दिया, वो दिया हमको, आज तक 1 रुपया नहीं दिया, हमको उजाड़ के मार पीट के अलग बेलगा दिया सर। वो दिन सीओ साहब सब आए थे तो हमको वारी फेंक दिए सर, भूखे मर रहे हैं, चौका बर्तन कर रहे हैं, वो खाने का जुर्दा नहीं, विकलांग आदमी है सर, हम रोड पर रहते हैं, मेरा बाल बच्चा भी भटक रहा है सर। सीओ पेपर फेंक दिया? नहीं, जियो को जमीन के बारे में ही दे रहा है, सीओ का आज बिहान दौड़ा रहा है, आज देंगे कल देंगे, वो दिन भी कागज पत्र सब जमा कर दिए, वो नहीं दे रहा है। 2 गो बेटा है सर, बोले काम नहीं होगा तब हमको पत्र लिखना, तुम ब्लॉक के सीओ साहब का, मेयर साहब का। हाँ, घर के यही बसिंदा, हमरा पास जमीन जथा नहीं बाबू, हम रोडे पर रह, ये खादी भंडार मॉल के पास। मुजफ्फरपुर के जुब्बा सैनी पार्क के पास स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नगर विकास और आवास विभाग ने ऑडिटोरियम के लिए 13.67 करोड़ रुपए की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। साथ ही तत्काल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहायक अनुदान के रूप में 1 करोड़ खर्च करने की अनुमति भी दी है। वर्तमान स्थल पर ही पुराने भवन को तोड़कर नया ऑडिटोरियम बनेगा। नगर आयुक्त विक्रम विड़कर के मुताबिक करीब 750 सीटों की क्षमता के साथ आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। इसके लिए ई टेंडर से एजेंसी का चयन होगा। दरअसल मेयर निर्मला साहू की अध्यक्षता में निगम बोर्ड से पारित प्रस्ताव के आधार पर पिछले माह नगर आयुक्त ने ऑडिटोरियम का एस्टीमेट विभाग को भेजा था। बीते जनवरी में शहर आए तत्कालीन नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने ऑडिटोरियम भवन के निरीक्षण के बाद निर्माण में सहयोग का आश्वासन दिया था। पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर नगर निगम की महापौर निर्मला साहू ने बताया कि लंबे समय से आम्रपाली ऑडिटोरियम के नए भवन के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पूर्व विभागीय मंत्री के साथ 2-3 बार बातचीत कर सहयोग का अनुरोध किया गया था।
हम मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मुजफ्फरपुर जो कि एक सांस्कृतिक अघोषित हम लोग की राजधानी है उत्तर बिहार की, और यहाँ पर कोई रंगमंच का वैसा कोई जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर आम्रपाली ऑडिटोरियम जो कि जीर्ण शीर्ण हो चुका था, तो अभी जब नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी आए हुए थे इस मुजफ्फरपुर शहर में भ्रमण के लिए, उस दौरान मैंने उनसे ये दिखाया था उनको आम्रपाली ऑडिटोरियम, और उन्होंने कहा भी था आज नगर विकास के द्वारा हम लोगों का जो ऑडिटोरियम है ये इसके लिए स्वीकृत हो चुका है। और इसके लिए जो अभी 14 करोड़ का इसका प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें तत्काल अभी 1 करोड़ काम शुरू करने के लिए दिया गया है। आज मुजफ्फरपुर में ये सब के लिए आज रंगमंच दिवस भी है, और उस दिवस के अवसर पर ये पूरे शहरवासियों के लिए, उन कलाकारों के लिए एक सम्मान है कि हम लोग के शहर में एक सुंदर सुसज्जित सुव्यवस्थित एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। मैं इसके लिए बिहार सरकार और नगर विकास मंत्री और अपने नगर के जो पदाधिकारी है, मैं अपने टीम को भी नगर निगम जितने में सहयोग से हम लोग के द्वारा ये प्रस्ताव किया, आज ये पास हुआ, तो ये हम लोग के शहर मुजफ्फरपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग के शहर में एक जल्द ही एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। कला को भी बढ़ावा मिलेगा मैम। हाँ, उन कलाकार को भी बढ़ावा मिलेगा, जो उनकी कला है वहाँ पर उनको एक ऑडिटोरियम जब निर्माण होगा तो निश्चित ही वहाँ पे लोग आकर के कार्यक्रम में एक शहर के हम लोग के बीच में जैसे जुब्बा सानी पार्क के बगल में है जो ऑडिटोरियम बनेगा, तो सबका वहाँ पे सम्मान होना निश्चित है। और भी कई वहाँ पे सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, और भी काम जो भी उसमें होगा उसको यूज इसमें लाया जाएगा है, जो कि हम लोग चाहेंगे सबके सहयोग से केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा मेरी उन सभी योजनाओं को भी होगी। मेरी प्रमुखता के रूप से मैंने 3-4 जो योजना दी थी, मेरी 3 योजना पास हुई है। अब और भी जो योजना है जल्दी उस पर हम लोग भी काम करके उन योजना को भी हम लोग काम उन पर भी जल्द से जल्द शुरू होगा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित 2 मंदिरों को तोड़े जाने की घटना ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के रुख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव अभिमन्यु कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भाजपा का चरित्र समझ से परे है और यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वह देश के मंदिरों को बचा रही है या उन्हें नष्ट करने की भूमिका निभा रही है। अभिमन्यु कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा मंदिर और मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दों के साथ खिलवाड़ कर रही है और हिंदू भावनाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है, फिर भी रेलवे द्वारा मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके बावजूद भाजपा का कोई भी नेता इन मंदिरों को बचाने के लिए आगे नहीं आया। यह उनकी दोहरी नीति को उजागर करता है। जो हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं और यह रेलवे जो है केंद्र सरकार का ही मंत्री है और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और उस रेलवे परिसर में मंदिर थी, उस मंदिर को तोड़ दिया गया और रेलवे मंत्री और जो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो नेतागण हैं वो लोग मंदिर बचाने में नाकाम रहे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बिहार से लेके देश तक पूरे राष्ट्र में उनका सरकार है, सभी राज्य में सरकार है। उसके बाद भी एक नोटिस भी गया है, रेलवे कॉलोनी में एक मंदिर है उस पर भी नोटिस गया है। ये लोग मंदिर बचा रहा है कि तोड़ रहा है पता नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पता नहीं चल रहा है। एक भी नेता बीजेपी को बोलने के लिए तैयार नहीं है ना, रोड पे क्या बोलेंगे? वो तो खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं और मंदिर को तुड़वा देते हैं, फिर पता नहीं चलता है, वो लोग चुप रह जाते हैं। किस कारण से चुप रहते हैं पता नहीं। हिंदू का नाम वोट के लिए लेते हैं, वो हिंदू का तो इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू का इस्तेमाल कर रही है। मंदिर कहाँ बचा पा रही है? आप ही बताइए ना। 2 मंदिर हम लोग के सामने हैं, 2 मंदिर हम लोग के सामने जो अभी रेलवे परिसर में था वो तोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था नहीं कर पाई इस मंदिर को बचाने के लिए। रेल मंत्री है उन्हीं का, बिहार सरकार उन्हीं का, केंद्र सरकार उन्हीं का। अब क्या चाहिए उनको? मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान रोड स्थित GS मंत्रा प्लस कोचिंग सेंटर की ओर से BPSC TRE 4 की तैयारी के लिए गुरुवार को सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के सैकड़ों विद्यार्थी शामिल हुए। संस्थान के मेंटर सह एजुकेटर हेमंत तिवारी ने बताया कि TRE 4 की तैयारी एक नियमित अध्ययन के साथ करें।
जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन के अवलोकन करते हुए क्लास 6 से 12 तक की NCERT बुक्स को पढ़ें एवं करंट अफेयर्स के लिए समाचार पत्र और कोई भी एक मैगजीन को पढ़ें। साथ ही नियमित रूप से टेस्ट सीरीज बनाएं एवं एनालिसिस करें। मौके पर संस्थान के सभी एजुकेटर नवल किशोर, फैकल्टी ऑफ साइंस प्रवीण कुमार, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस बैरिस्टर कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथ्स अंकित कुमार, फैकल्टी ऑफ हिंदी सहित संस्था के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोग इसमें TRE 4 से रिलेटेड ये करा रहे हैं, जिसमें TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों को अवलोकन करते हुए TRE 4 के लिए हम लोग फुली NCERT बेस्ड तैयारी हम लोग कराने में लगे हुए हैं और हमको विश्वास है कि हमारी संस्थान 100% इस पर खड़े उतरेगी। सेमिनार का उद्देश्य है कि हमारे जितने भी यहाँ से तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए, मोटिवेट किया जाए कि आप अनुशासित रहें और अपने रूटीन को फॉलो करें, रेगुलर कोचिंग आए, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद कम समय में तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। तैयारी अभी से ही अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। सेमिनार का उद्देश्य है कि यहाँ सभी बच्चों को जो TRE 1 हुआ है, TRE 1, TRE 2, TRE 3 और TRE 4 के जो तैयारी करने के लिए हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चन का बेस है और NCERT बेस है, तो उसके आधार पर जो है सभी बच्चों को जो तैयारी कराई जा रही है। यह सेमिनार रखा गया था जो TRE 4 आगामी परीक्षा है उसको लेके हमें गाइड करने के लिए बताया गया कि तैयारी हमारी कैसी होगी और हमें इसको लेके क्या क्या करना होगा, कितना कैसे कौन सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा और जो सब्जेक्ट आपका है उस पर कितना फोकस करना होगा। हेमंत सर के माध्यम से बताया गया है। उनको सीखने को मिला कि कैसा गाइडेंस है कि अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर आप लोग रहिएगा तो अच्छे से पढ़ाई होगा और हेमंत सर के माध्यम से हम लोग रोज रेगुलर रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। क्या नाम है? आज हेमंत सर के माध्यम से हम लोग को TRE 4 का कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। सर ने बताया है कि कैसे हमें NCERT के बुक को कवर करना है, कैसे हमें डेली करेंट अफेयर्स पढ़नी है, कैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन करना है, यही सब बताया गया है। यहाँ पर आज सेमिनार का आयोजन किया गया था जो TRE 4 के रिगार्डिंग में था एंड हमें हेमंत सर ने हमें ये बताया कि हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी है एंड किस सब्जेक्ट पर क्या ध्यान देना है, कैसे अपना टाइम शेड्यूल बनाना है एंड और ये हमारे TRE 4 के लिए फ़ायदेमंद होगा और सर के निर्देशानुसार हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे जिससे हमें आगे सफलता मिले। आज BPSC TRE 4 के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को बताया गया है कि TRE 4 की तैयारी हम कैसे करें। तो आपके इस चैनल के माध्यम से हम सभी TRE 4 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन का अवलोकन करें। आप TRE 1 की क्वेश्चन, TRE 2 के क्वेश्चन, TRE 3 के क्वेश्चन को पढ़ें, उसके क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन को पढ़ें और खुद का अपना एक सिलेबस तैयार करें। फिर NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बुक को निश्चित रूप से अंडरलाइन करते हुए पढ़ें और करंट अफेयर्स की तैयारी करें। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर का हेल्प ले सकते हैं, आप किसी भी मैगजीन का ले सकते हैं हेल्प, उसके माध्यम से करें। और तैयारी के लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आप कहीं भी किसी भी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के माध्यम से आप स्टडी करें, ग्रुप स्टडी करें, यही आज सेमिनार में हम लोग बताए हैं। और हमारे यहाँ जो भी अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनको हम लोग 3 घंटे की सेशन देते हैं। 3 घंटे की, उस 3 घंटे की सेशन में हम लोग 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई एवरीडे कराते हैं और ये लास्ट सेशन हम लोग करंट अफेयर्स का डेली देते हैं। इस माध्यम से टेस्ट, वीकली टेस्ट हम लोग देते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, ताकि हमारे सभी विद्यार्थियों की संपूर्ण तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।